आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज आती है धातु और मूल धातु। तो धातु और मूल धातु क्या होती है? वह मूल शब्द या शब्दांश, ठीक है, वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण हो। ठीक है। धातु मूल धातु उसे कहते हैं ऐसा ऐसा मूल शब्द या शब्दांश जिसमें अगर हम ना जोड़ दें तो क्रिया का निर्माण होता है। जैसे ये दिया हुआ है मूल धातु और उसमें ना जोड़ दिया तो क्रिया शब्द बनेगा। जैसे हंस लिखा हुआ है और प्लस ना जोड़ दिया, ये शब्दांश प्रत्यय है, ये मूल धातु कहलाएगा। क्रिया क्या बनेगी? हंसना। जैसे टहलना, तो टहल प्लस ना, ठीक है। रोकना, रोकना, रोक प्लस ना हो गया। पीना, तो पी प्लस ना हो गया। भटकना, भटक प्लस ना हो गया। मरना, तो मर प्लस ना हो गया। मुकरना, तो मुकर प्लस ना हो गया। गुजरना, गुजर प्लस ना हो गया। तोड़ना, तो तोड़ प्लस ना हो गया। ठीक है। कूदना, कूद प्लस ना। तैरना, तैरना, ऐसा हो गया। तो ये हो गया मूल धातु में जब ना जोड़े तो क्रिया शब्द का निर्माण होता है। ये भी देखते हैं, धातु से अपन मूल क्रिया का निर्माण करेंगे। धातु से मूल क्रिया बनाना है तो जैसे पढ़ है, पढ़ या धातु है तो उसकी मूल क्या होगी? पढ़ना। ये मूल क्रिया कहलाएगी। जहाँ ना लगा हुआ है वो मूल क्रिया कहलाएगी। जैसे लिख, लिख का लिखना हो गया। देख का देखना हो गया। मांग, तो मांग का मांगना हो गया। ठीक है। पीस, पीस का देखो ये पीस लिखा हुआ है तो अपन को धातु आ गई। पीस का क्या बनेगा? पीसना। ठीक है। भूल का भूलना। नहा का नहाना। दौड़ का दौड़ना। नाच का नाचना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है। इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा है। क्या? उसकी मौजूदगी में काम हो रहा है। कर्ता प्रेरक हो गया लेकिन उसकी मौजूदगी में काम हो रहा है। इसमें आना प्रत्यय का उपयोग होता है। किसका होता है? इसमें होता है आना प्रत्यय का उपयोग। जैसे पढ़ना, पढ़ाना, लिखाना, दिखाना क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक में होता है आना शब्द का, आना प्रत्यय का उपयोग होता है। ठीक है। इसमें कर्ता प्रेरक होता है, प्रेरणा देता है और उसकी मौजूदगी में काम होता है। इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे पढ़ाना, लिखाना, दिखाना। अब आते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पे। ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पे आते हैं जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति से कराए, उसे किसी दूसरे व्यक्ति से कराए। वहां मौजूदगी थी, कर्ता प्रेरक था, लेकिन यहाँ कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है, उसे दूसरी से करा रहा है। तो इसमें होता है वाना प्रत्यय। इसमें होता है वाना प्रत्यय होता है। देखिए वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। निधि ने नवीन से पत्र लिखवाया। ठीक है। लिखवाया या लिखवाना। जैसे पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना, मंगवाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो चुकी है। ठीक है। अब देखिए जैसे राम सेव खाता है तो इनमें क्या है? राम तो करता है, ठीक है, और सेव खाना क्या है? एक क्रिया है। तो सेव क्या होगा? एक कर्म होगा। तो करता तो कार्य करने वाला है। यहाँ हरीश ने रोटी खाई तो रोटी कर्म है, एक करता है, एक क्रिया है। ये थोड़ा आपके जानने के लिए था। तो प्रथम प्रेरणार्थक में आना शब्द आएगा और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना आएगा। प्रथम में क्या है? कर्ता प्रेरक होता है, उसकी मौजूदगी में काम होता है। द्वितीय में क्या है? कर्ता स्वयं कार्य ना करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति से कराए, जैसे पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना। ठीक है। जो हमने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा? धातु पढ़ा, फिर मूल क्रिया उससे बनाना पड़ा, प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ा, फिर द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़ा। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। जैसे पढ़, ये तो मूल धातु हो गया तो इसका हो गया पढ़ना।
है। और प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़वाना, लिख का लिखाना लिखना, लिखाना लिखवाना, देख का देखना, दिखाना दिखवाना, मांग का मांगना, मंगाना और मंगवाना। ठीक है। पीस का पीसना, पिसाना पिसवाना, भूल का भूलना, भुलाना भुलवाना, नहा का नहाना, जो है इम्पोर्टेंट, नहाना, नहलाना, नहलवाना। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। दौड़ना का क्या है? दौड़ का, दौड़ नहीं, दौड़ना नहीं, दौड़, दौड़ का है दौड़ना, दौड़ाना और दौड़वाना। ठीक है। नाच का नाचना, नचाना नचवाना, चढ़ का चढ़ना, चढ़ाना चढ़वाना, रो का रोना, रुलाना रुलवाना, सिल का सिलवा, सिलना सिलाना सिलवाना। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के भेद पढ़ेंगे अब हम। क्रिया कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं क्रिया के। ठीक है। यही क्रिया के मुख्य भेद कहलाते हैं। क्या? मुख्य भेद ही कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? अकर्मक आ से चालू हो गया, सकर्मक बाद में आएगा। अकर्मक का देखिए, इसका विच्छेद करेंगे तो आ प्लस कर्म, मतलब कर्म के बिना कर्म की अपेक्षा नहीं रहती। क्या नहीं रहती? कर्म की जरूरत नहीं रहती इसमें। दूसरा है सकर्मक, सा प्लस कर्म, कर्म के साथ, मतलब कर्म के साथ। यहाँ कर्म की अपेक्षा रहती है, यहाँ कर्म की जरूरत रहती है। अब पहचानेंगे कैसे ना? अगर अकर्मक में क्या से प्रश्न पूछें तो जवाब क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, ना, जवाब मिलेगा ही नहीं इसमें। अगर अकर्मक में क्या से प्रश्न करने पर जवाब ना मिले और सकर्मक में क्या से प्रश्न करेंगे तो जवाब क्या है? मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। उदाहरण देखते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षी क्या है? पक्षी तो करता है, उड़ना क्रिया है, आकाश क्या है? कर्म। अगर इस आकाश को अपन को क्या करना है कि क्रिया के पहले क्या लगा के देखना है, तो पता चलेगा अपन को कि पक्षी करता उड़ रहे हैं, क्रिया के पहले अपन ने लगाया क्या, तो क्या उड़ रहे हैं, कोई जवाब मिला? क्या का जवाब क्या? नहीं मिला। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी अकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं। राम रस्सी कूद रहा है, तो क्रिया के पहले अपन ने क्या लगा के देखा? राम करता है, तो राम क्या कूद रहा है, तो यहाँ पे अपन को जवाब मिला रस्सी कूद रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। यहाँ पे क्या का जवाब मिल गया? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो करता क्या है भैया? आप कहोगे, अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसको वो कर्ता मान लेते हैं, इसे कर्म मान लेते हैं, इसे क्रिया मान लेते हैं। ठीक है, नहीं। तो पत्ते होगा कर्ता, ये कर्ता नहीं होगा। तो पत्ते क्या गिरते हैं, जैसा कि अपन को पता है कि गिरते क्रिया के पहले क्या लगाएं, क्या गिरते हैं, हमेशा क्रिया के पहले लगाना है। तो पत्ते क्या गिरते हैं, पत्ते क्या गिरते हैं, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है भैया। तो ये अकर्मक की, वैसे अपन लगाते कि वृक्ष, वृक्ष को कर्ता मान लेते और पत्ते तो बोलते कि भाई क्या गिर रहे हैं, तो पत्ते गिर रहे हैं, इसको सकर्मक लगाते, तो फिर वो गलत हो जाता। तो ये इम्पोर्टेंट माना जाएगा क्योंकि इसमें पत्ते है क्रिया कर्ता, अकर्मक क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ते क्रिया है, क्रिया के पहले लगाएंगे क्या? क्या लगाएंगे? क्या ही लगाएंगे। पक्षी उड़ते हैं, क्या क्या उड़ते हैं, तो इसमें कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है भैया, तो इसको अकर्मक क्रिया ही बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। ठीक है। राम बाजार जा रहा है, तो राम जा रहा है क्या? राम क्या जा रहा है, तो कोई जवाब नहीं है, तो अकर्मक। रमेश पढ़ता है, रमेश क्या पढ़ता है, बताओ, रमेश क्या पढ़ता है, तो इसमें जवाब मिल रहा है रमेश किताब पढ़ता है, रमेश कुछ भी पेपर पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है,
तो ये सकर्मक क्रिया, यहाँ जवाब मिलेगा। वहां ऊपर क्या मिल रहा था, रमेश क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, इसका कोई तुक ही नहीं बन रहा है। आकाश दिन भर खेलता रहता है, तो आकाश क्या खेलता रहता है, क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है। तो यहाँ जवाब मिल रहा है, तो ये है सकर्मक क्रिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा सकर्मक अकर्मक में क्या होता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। तोड़ना क्या है, क्रिया। क्रिया के पहले बच्चे ने क्या तोड़ दिया, जवाब मिल रहा है, तो सकर्मक है। अखिलेश चिल्लाता है। अखिलेश क्या क्या चिल्लाता है, कोई बन नहीं रहा है, तो ये अकर्मक होगी। निधि सारा दिन सोती है। सोना क्रिया हो गई, ठीक है। निधि क्या सोती है, कोई तुक ही नहीं बनना है, तो क्या है, अकर्मक होगा। मेरे हाथ खुजलाते हैं। मेरे हाथ, ये तो करता हो गया खुजलाना। क्या, मेरे हाथ क्या खुजलाते हैं, तो ये अकर्मक ही है। वह पानी में तैर रहा। वह क्या तैर रहा, अकर्मक। वह फूल तोड़ता है। वह क्या तोड़ता है, वह क्या तोड़ता है, वह फूल तोड़ता है भैया। यहाँ जवाब मिल रहा है, तो ये क्या होगी, सकर्मक। ड्राइवर गाड़ी चलाता है। ड्राइवर क्या चलाता है, गाड़ी। यहाँ जवाब भी मिल रहा है भैया, तो ये भी सकर्मक होगी। मैं खुशी से नाचता हूँ। मैं क्या नाचता हूँ, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है भैया, तो ये अकर्मक होगी भैया। वह वह क्या नाचता है, जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। अब ये पढ़ना बड़ा अकर्मक सकर्मक, ठीक है। अब सकर्मक में क्या होता है, कर्म सहित होता है, वहाँ क्या का जवाब मिलता है। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक है एक कर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, जहाँ एक कर्म हो, ठीक है। देखते हैं। हरीश सेब खाता है, तो हरीश क्या है, कर्ता, और सेब है कर्म, और क्रिया है खाता मतलब खाना। तो जो एक कर्मक सकर्मक क्रिया है, ठीक है। नवीन ने छात्रों को पढ़ाया, तो ये कर्ता है, ये कर्म है, पढ़ाया, तो ये भी एक कर्मक सकर्मक क्रिया। नवीन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, तो यहाँ हिंदी है और छात्र भी हैं, तो दो कर्म आ गए, तो ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नवीन ने सिद्धि को वचन दिया। नवीन करता है, सिद्धि कर्म है, वचन भी कर्म है, दिया, ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। राम ने किराएदार को मकान दिखाया। किराएदार भी कर्म है, मकान भी है, दिखाना क्रिया है, तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, ये भी द्विकर्मक, यहाँ दो कर्म है। अब द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्या होता है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में, दो कर्म रहते हैं। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, ठीक है। तो ग्राहक क्या है, एक सजीव कर्म है। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर्म है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट तो है नहीं, है इनडायरेक्ट है। इसको गौड़ कर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको गौड़ कर्म भी बोलते हैं। किसको, ग्राहक। जो सजीव कर्म, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में दो कर्म होंगे, एक होगा सजीव, एक निर्जीव। तो सजीव को अप्रत्यक्ष कर्म भी बोलते हैं और गौड़ कर्म भी बोलते हैं। पुस्तक क्या है, निर्जीव कर्म है, ये प्रत्यक्ष है, ये डायरेक्ट कर्म है। इसको मुख्य कर्म भी बोलते हैं, मेन कर्म इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, क्या होगा, सजीव कर्म या अप्रत्यक्ष कर्म, इसको गौड़ कर्म। इसमें क्या, कौन किसको लगाकर सजीव कर्म ढूंढा जाना है। कौन क्या किसको, कौन किसको लगा के ढूंढना है, कौन और किसको लगा के ढूंढना है। और निर्जीव कर्म प्रत्यक्ष कर्म है, मुख्य कर्म है, इसको क्या लगा कर ढूंढना है, क्या क्या लगाकर इसको ढूंढना है, इसको क्या लगाकर ढूंढना है, यहाँ कौन किसको लगाकर ढूंढना है। अभी और देखिए, अपन ने ये सब पढ़ा है, दुकानदार। अब राजा ने गरीब को दान दिया। अब अपन को पता चल गया है कि जब दुई कर्मक सकर्मक क्रिया होगी, तो जो सजीव कर्म रहेगा कि निर्जीव, सजीव को कहेंगे अप्रत्यक्ष कर्म और निर्जीव को करेंगे प्रत्यक्ष कर्म। तो सजीव वाले को गौड़ कर्म भी कहते हैं, उसे मुख्य कर्म। और सजीव वाले को कौन किसको लगाकर सजीव कर्म ढूंढना है, और मुख्य कर्म को क्या लगाकर ढूंढना है, ठीक है। राजा ने गरीब को दान दिया,
अगर इसमें ढूंढा जाए तो राजा ने गरीब को दान दिया, तो इसमें तो आप क्या लगा देंगे? गरीब कर्म है, उनने गरीब ये सजीव है, और दान क्या है? ये तो भैया वो निर्जीव है। और ये तो ये दुई कर्मक नहीं, ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। कैसे? गरीब के लिए संप्रदान कारक है ये, यहाँ है कर्म कारक। ठीक है। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं। जब देने की बात कही जाए, समझना आप, जब देने की बात कही जाए, जैसे अपन क्या क्या दे सकते हैं किसी को? कोई सही चीज दे सकते हैं और गलत चीज। सही चीज में क्या है? वापस, जो वापस किया जाए, जैसे कि उधार हो गया, किताब हो गया, जो वापस ना किया जाए, इनाम, पुरस्कार, दान। गलत चीज, गलत चीज में भी है वही चीज कि वापस किया जाए, वापस ना किया जाए। वापस तम्बाकू, शराब, ये भैया गलत चीज है, ये वापस कर देता है इंसान। और वापस नहीं करता जो गलत चीज है, वो बद्दुआ, शाप दे दिया भैया किसी को। तो कभी भी जब कोई ऐसी चीज होगी, अब ये देखो, इसके लिए ये एक रूल है। रूल क्या है? कि सही चीज जो वापस ना दी जाए, कहाँ पे? सही चीज जो वापस ना दी जाए, जैसे ये सही चीज जो वापस नहीं दी जाएगी, ठीक, इनाम, पुरस्कार, दान, ठीक है, वहां संपादन कारक होगा, समझ गए? कर्म कारक नहीं होगा। तो यहाँ पे कर्म कारक नहीं होगा भैया, लेकिन बाकी तीनों में कर्म कारक होगा। कौन कौन सी चीज है? सही चीज जो वापस कर दी जाए, गलत चीज जो वापस की जाए और ना वापस की जाए। ठीक। तो यहाँ पे एक ही कर्म कहलाएगा, ये कर्म नहीं होगा। नहीं, ये कर्म नहीं होगा। ठीक है। गरीब के लिए संप्रदान कारक होगा। तो ये यहाँ पे क्या है? एक एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। एक और उदाहरण देखते हैं इस चीज का, कि जैसे हरीश ने धोबी को कपड़े दिए। तो ये क्या है? धोबी को कपड़े दिए, तो ये तो वापस करेगा ना थोड़ी, तो इसमें दुई कर्मक हो जाएगा। ठीक है। अब राजा ने गरीब को दान दिया, गरीब के लिए दान दिया ना, ये कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। दान कर्म का, लेकिन यहाँ पे एक कर्मक होगी, दो कर्मक नहीं, एक ही कर्म होगा। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के और भी भेद, प्रयोग के आधार पर भेद पढ़ेंगे। पहले अपन ने पढ़े थे कर्म के आधार पर भेद। ठीक है। वो उनकी संख्या 2 थी। अब पढ़ेंगे अपन प्रयोग के आधार पर भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 5। पहला होता है पूर्वकालिक क्रिया, दूसरी होती है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरी होती है नाम धातु क्रिया, फिर होती है कृदंत क्रिया, फिर होती है संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया के भी 11 भाग होते हैं, 11 भेद होते हैं। तो अभी हमको ये पढ़ना है। तो सबसे पहले पूर्वकालिक क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया, फिर कृदंत क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया। तो पहली है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकाल, जब एक कर्म के तुरंत बाद दूसरा कार्य होना पाया जाए, कोई एक काम हुआ और तुरंत दूसरा कार्य होना पाया जा रहा है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया। जैसे हरीश पढ़कर चला गया, तो यह क्रिया क्या है? यहाँ पढ़ना और चलना। तो ये जो पढ़ना है, ये पूर्वकालिक पद कहलाएगा या पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। ठीक है। आप समझे? वह चाय पीकर सो गया, तो पीकर मतलब पीना और सोना। तो पहले पी ली, फिर सोया, तो ये पूर्वकालिक ये होगी। वह खेलकर पढ़ने लगा, तो खेलना पढ़ना, तो खेलकर हो जाएगी। राम अभी सोकर उठा है, यहाँ क्या है? सोना और उठना, तो ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। पहली पूर्वकालिक, तो दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, ठीक है, जब कार्य क्या हो? अन्य व्यक्ति से कराया जाए। जैसे निधि ने नवीन से सब्जी बनवाई। ठीक है। नौकर ने पोछा लगवाया। ठीक है। माली ने मालिक से पौधों पौधों को पानी दिलवाया। ठीक है। अध्यापक ने छात्रों से सफाई करवाई। जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, तो उसमें प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी।
ठीक है। इसमें भी प्रथम प्रेरणार्थक होता, प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम होता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में ये होता है कि कर्ता कर्ता दूसरों से काम करवाता है। ठीक है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया इसमें है। फिर आते हैं नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। किससे? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से बनती हैं, वो उनको नाम धातु क्रिया बोलते हैं। नाम धातु क्रिया वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती हैं। जैसे लाठी, पहले देखेंगे संज्ञा से कौन कौन बन रहा है। जैसे लाठी एक संज्ञा है तो लठे आना, ठीक है। हाथ से हते आना, ये हाथ भी संज्ञा है, हते आना। बात, बात भी संज्ञा है तो बत्ती आना। गाली भी संज्ञा है तो गले आना। तो ये संज्ञा से निर्माण हो गया। लंगड़ा, लंगड़ा क्या है? विशेषण है भैया। लंगड़ा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति लंगड़ा है, तो ये क्या हो जाए? लंगड़ाना क्रिया, नाम धातु क्रिया। भाववाचक संज्ञा से भी बनती है। जैसे शर्म तो शर्माना, लाज का लजाना। और सर्वनाम से देखिए, अपना एक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, तो देखो अपनाना। ठंडा, ये विशेषण है भैया, ये विशेषण है तो ठंडाना। तो यहाँ पे मेजरली दो चीजें होती हैं। क्या क्या प्रत्यय जुड़ेगा? इयाना और आना, ठीक है। इयाना और आना से निर्मित होंगी नाम धातु क्रियाएं। जैसे बात, बतियाना। 60 प्लस इयाना, सठियाना। चिकनाना, दुखाना। तो ये हो गई नाम धातु क्रिया। भैया आपको कंफ्यूजन रहती है नाम धातु क्रिया में, तो यहाँ पे क्या होगा? आना और इयाना, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं उनको नाम धातु क्रिया बोलते हैं। अब आती है चौथी, आती है कृदंत क्रिया। वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कृदंत क्रिया में ना प्रत्यय नहीं होता है। ऐसी क्रियाएं जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता, जैसे खेल, तो इसका बोलेंगे खेलेगा, या खेलता, तो यहाँ एगा हो जाएगा, ता हो जाएगा। चल, चलेगा, चलेगी, चले, समझ रहे हो आप? चलेगा, चलेगी, ये। तो जहाँ पे ना प्रत्यय नहीं होता वहाँ कृदंत क्रिया होती है। फिर आते हैं संयुक्त क्रिया। जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग हो। संयुक्त तो नाम में भी है, जब एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग हो तो वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। इसके उदाहरण देखते हैं। वह मुझे मार डालेगी, तो मारना और डालना, ठीक है। मोहन सामान को ले जाएगा, तो लेना और जाना। विक्रम ने नाश्ता कर लिया, करना और लेना। वह संस्कृत बोल सकता है, बोलना और सकना। और तुम महाभारत पढ़ने लगे हो, तो पढ़ना और लगा। तो यहाँ पे एक से अधिक क्रियापद है, तो इसको बोलेंगे संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं भैया, ठीक है। अब 11 आपको पहला है, देखो आरंभ करते हैं तो आरंभ से ध्यान होगा। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, तो आरंभ का बोध कराए। वर्षा होने लगी, तो आरंभ होने लगी ना। मोहन पढ़ने लगा, तो आरंभ का बोध कराए, तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। फिर आता है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति का बोध कराए। राधा नहा चुकी है, भैया नहा चुकी है, समाप्त हो गया है। रमेश खाना खा चुका है, समाप्त हो गया है। अवकाश, तो भैया स्टार्टिंग हो गई, समाप्ति हो गई, अवकाश मिलेगा उसके बाद, तो अवकाश का बोध कराए, ठीक है। राम गाना नहीं गा सकती, यहाँ पे देखो इसको अवकाश में थोड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे बीच में अवकाश रहेगा, नहीं, इसमें अवकाश का बोध कराना है। इसमें दो चीजें आपको देखनी है, ना पाया, ना सका, या ना करने की स्थिति। राम गाना नहीं गा पाया, गा पाया। रावण युद्ध नहीं जीत पाया, यहाँ नहीं शब्द रहेगा। वह सामान लाने गया पर ला ना सका, ना सका, ना पाया, ठीक है। नहीं भी आ जाएगा यहाँ पे, नहीं नहीं आएगा पूरा। फिर आता है अनुमति, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अनुमति का बोध करा रही भैया, राधा को बोलने दो,
यहाँ दो शब्द आएगा। इसमें भी आपको अलग से याद करना पड़ेगा। अवकाश में ना, ना पाया, ना सका। अनुमति में दो, मुझे जाने दो, ये अनुमति बोधक है। पांचवा भेद है नित्यता बोधक। उसके बंद ना होने का बोध हो। क्या? उसके बंद ना होने का बोध कराती हैं। जैसे कि यह नित्यता का बोध कराती हैं। इससे नित्यता से इतना समझ में नहीं आएगा। उसके बंद ना होने का बोध कराती हैं। हवा बह रही है तो बहती रहेगी, बंद नहीं होगी। क्या बंद ना होने का बोध करा रही है? मैं बोल रहा हूँ, बंद ना होने का बोध। तो ये नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। फिर उसके आती है आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता का बोध कराती है। जैसे जैसे कर्तव्य का पता कराती है। जैसे राधा को घर का कार्य करना पड़ता है। ठीक है, आवश्यकता का बोधक करा रही है। अभिषेक को यह कार्य करना चाहिए, कर्तव्य का पता भी करा रही है। तो ये आवश्यकता बोधक भी थोड़ा आपको देखना है कि कर्तव्य का पता, आवश्यकता का बोध कराना। अभिषेक को है कार्य करना चाहिए, राधा को घर का कार्य करना पड़ता है। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया निश्चितता का बोध कराती हैं। मोहन ने कहा अब पीट कर जाएंगे। भैया निश्चित है कि अब पीट के ही जाएंगे। हरीश ने कहा कि अब करके दिखाऊंगा। अब निश्चित है कि करके ही दिखाऊंगा। ठीक है। संबंध आपको पता है कि जब दो भाग किसी का किसी के संबंध हो, तो की का कभी उपयोग करते हैं और कथन में छोटी की का उपयोग करते हैं। ये आपको जानकारी के लिए। आठवां आता है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा का बोध होता है जहाँ वह बाजार जाना चाहती है, यहाँ चाहना चाहती है। यहाँ इच्छा है भैया, इच्छा का बोध हो रहा है, वो क्या करना चाहती, चाहना। अभ्यास बोधक आपको पता है। नित्यता बोधक में ये था कि उसके बंद ना होने का बोध। अभ्यास में अभ्यास का बोध, जिसमें रोज, नित्य रोज वह पत्र लिखा करता है। भाई नित्यता है। ठीक है। वह बाजार जाया करता है। ठीक है। वह व्यायाम किया करता है। तो यार किया करता है, वह नित्य करता होगा। तो ये नित्यता, अभ्यास करता है रोज, मतलब नित्य करता है, तो ये अभ्यास हो गया। वो क्या था? वहां पे था नित्यता बोधक अलग है। यहाँ नित्य शब्द हटा दीजिए। ये अभ्यास बार बार कर रहा है। फिर है शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। संयुक्त शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। यहाँ शक्ति का हरीश दीवार तोड़ सकता है, यहाँ शक्ति का बोध हो रहा है। सविता चल सकती है, यहाँ शक्ति का बोध, किसी की शक्ति का बोध होना है, शक्ति बोध। फिर ये लास्ट बचा है जो 11वां भेद है पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। समान ध्वनि का बोध कराती हैं। जैसे मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है, तो पढ़ाई लिखाई एक समान ध्वनि है, पढ़ाई लिखाई। इसका बोध तो ये पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया है। प्रियंका विद्यालय आया जाया, आया जाया ये भी देखो समान ध्वनि है। ठीक है। समान ध्वनि वाली क्रियाओं का वो उठना, बैठना, खेलना, कूदना। अब इसमें देखिए आपको एक चीज पता है कि सार्थक निरर्थक शब्द जैसे खाना वाना लिखा हुआ, तो खाना सार्थक है, वाना निरर्थक है। पानी वानी, चाय वाय, रोटी वोटी, तो ये सार्थक निरर्थक शब्द होते हैं। पहले अपन ने पढ़ा कर्म के आधार पर दो होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। फिर प्रयोग के आधार पर अपन ने पढ़ी हैं, 5 होती हैं, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत और संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया के अलग 11 भाग पढ़े। अब कभी क्वेश्चन आता है संरचना एवं प्रयोग दोनों के आधार पर कितने होते हैं? वो होते हैं 8 भेद। ठीक है। वो होते हैं 8 भेद। जैसे कि शुरू के 5 तो वही होते हैं, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत, संयुक्त क्रिया। छठवां जो होता है वो होता है सहायक क्रिया। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। किसकी? मुख्य क्रिया की वो सहायता कर रही है। जैसे रहा है, रहा था, रहा हूँ, रहे हैं, हुआ है, हुआ था, हुए हैं। तो वह खाना खाता है, तो है। वह बाजार जा रहा था, तो रहा था ये क्या है? सहायक क्रिया है। उदाहरण आपने ये देख लिए हैं। ये होती है सहायक क्रिया। सामान्य क्रिया, जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रिया, क्या? सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो। जैसे बबीता गई, राम छवि जागा, सिद्धि चलो। एक क्रियापद की आवश्यकता, केवल एक क्रियापद की आवश्यकता है। फिर आती है सजातीय क्रियाएं। जब एक क्रिया शब्द को दो रूप में लिखा जाए, जब एक क्रिया शब्द को किसमें? दो रूप में। उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी।
तो देखो चढ़ना को दो तरीके से दो दो रूपों में लिख दिया, चढ़ाई चढ़ी। लड़की अच्छी चाल चलती है, चाल चलना, चाल मतलब चलना भी होता है, दो रूपों में लिखा है, जबकि एक शब्द दो रूप में। मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, तो लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। हमने खाना खाया, दो खाना। हरीश को पुलिस ने बहुत मार मारी, तो ये है भैया सजातीय क्रिया। ये क्रिया आपको देखनी, ये है सजातीय क्रिया। ये क्या है? ये है सजातीय क्रिया। जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा है, चढ़ाई चढ़ी, चाल चलती, लड़ाइयाँ लड़ी, मार मारी, खाना खाया। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं पढ़ते हैं, जैसे होता है क्रियार्थक संज्ञा। क्रिया संज्ञा की जगह वो रहेगी, क्रिया संज्ञा की जगह रहेगी यहाँ पे। पढ़ाई करने से, पढ़ाई कर, पढ़ना, इसका क्रिया क्या है? पढ़ाई का मतलब पढ़ाई, पढ़ना। पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है, तो क्रियार्थक। दौड़ना एक क्रिया है, तो क्रिया संज्ञा की जगह जहाँ उपयोग होती है वहाँ क्रियार्थक संज्ञा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होते हैं। फिर रूढ़ क्रिया, मूल धातु में ना प्रत्यय, चलना, चढ़ना। यौगिक क्रिया मूल धातु में ना को छोड़कर अन्य कोई प्रत्यय ऐसा ही कृदंत में होता था, आप ध्यान करिए। कृदंत क्रिया में ना प्रत्यय को छोड़कर एगा, एगी, चले, ठीक है। चढ़ना, चढ़वाना, चलना, चलवाना। अन्य कोई भी प्रत्यय, देखो चढ़ाना, आना आ गया, वाना आ गया। यहाँ आना, वाना, ठीक है। नाक नहीं रहेगा बस, तो योग क्रिया कहलाएगी। विधि क्रिया, विधि क्रिया क्या होती है? विधि क्रिया होती है क्या? जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले, यहाँ से तुरंत चले जाओ, सारे चुपचाप बैठ जाओ। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है आज्ञा का पता चल रहा है। यहाँ से तुरंत चले जाओ, सारे चुप बैठ जाओ। अब आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि अर्थक संज्ञा में क्या होता है? इसमें संज्ञा की जगह क्रिया उपयोग होता है। रूढ़ में ना रहता है प्रत्यय, यौगिक में, यौगिक आप एक बार और देखिए, मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर चढ़वाना, आना, ये सब रहेगा। वैदिक में जिस क्रिया में आज्ञा का पता चले, यहाँ से तुरंत चले जाओ, सारे चुप बैठ जाओ। अब दो दो तीन क्रियाएं और हैं जो अन्य क्रियाएं, जो अनुकरणात्मक क्रिया जो होती है, इसको बताया है किसने? कामता प्रसाद गुरु ने बताया है। इसमें शब्दों का अनुकरण होता है, जैसे भिन्न भिन्न भिन्नाना, भिन्न भिन्न का भिन्न भिन्नाना, भन भन वन का भन बनाना, बड़ बड़ का बड़ बढ़ाना, फड़ फड़ का फड़ फड़ाना, झंझन का झंझनाना, खट खट का खटखटाना, हिन 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 का हिननाना, थप थप का थपथपाना, ठीक है। फिर होता है एक समापिका। समापिका नाम से ही लग रहा है कि वाक्य की समाप्ति, सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया हो, ठीक है। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं लास्ट में समाप्ति पर है क्रिया। मधुमती नृत्य करती है, लास्ट में है क्रिया, ठीक है। असमापिका में क्या, सिर्फ सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर ही क्रिया नहीं होगी, अन्य स्थान पे होगी। असमापिका में क्या है? समाप्ति पर नहीं, अन्य जगह भी होगी। जैसे सामने बहता हुआ कमल बहुत अच्छा लग रहा है, बहता, देखो अन्य जगह यहाँ पे भी है बहता हुआ। अच्छा लग रहा है, तो लगना, ठीक है। मैं अध्यापक से मिलकर लौटा हूँ, लौटना, मिलना, तो अन्य जगह भी होगी, तो ये असमापिका क्रिया भी कहलाएगी, ठीक है। ये हो गई अपनी क्रिया।